गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप अपना नया अध्याय, नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है भूषण, कवि भूषण। इसके बारे में अपन देखेंगे। भूषण के बारे में मैं आपको विस्तार से इतना कुछ बताऊंगा कि आपको कुछ भी डाउट्स जो है वो नहीं रहेंगे। सारे सब कुछ मैं क्लियर करूंगा भूषण के बारे में। एक बार आप वीडियो को यदि अपन देख लेंगे तो कुछ भी भूषण के बारे में या आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित किया गया है उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आसानी से, सहजता से, सरलता से आप उसके उत्तर दे दोगे। तो अपन आज देखेंगे भूषण का। सबसे पहले तो उनका जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद में अपन उनका साहित्यिक परिचय जो है वो देखेंगे। उसके बाद आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किस प्रकार के उनका कवित्व जो है वो चित्रित किए हैं, उनमें क्या कुछ बताया गया है, इसके बारे में अपन देखेंगे विस्तार से। और उसके बाद में अंत में अपन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं भूषण को लेकर के, या फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर संकलित किए गए हैं, इनके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इनके परिचय के बारे में। तो भूषण जो है वो पहले परिचय देखते हैं अपन इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 1715 ईस्वी में। वैसे अपन ये कह सकते हैं कि इन्होंने, इनका जो काव्य मिलता है ना, इनका जो साहित्य मिलता है वो अपने बारे में ज्यादा कुछ इनका मिलता नहीं है। तो जितने भी विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, जितने भी मर्मज्ञ हैं, उनमें काफी कुछ मतांतर हैं इनके जीवन को लेकर के, जीवन परिचय को लेकर के, जन्म स्थान को, जन्म दिनांक को लेकर के भी काफी कुछ भेद। पर अपन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसको आधार बना करके चलते हैं और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका जन्म दिया है 1613 ईस्वी और मृत्यु दी है 1715 ईस्वी, ये हुआ। फिर इनका जो जन्म स्थान है वो है जिला कानपुर के ग्राम तिकुआपुर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है। फिर इनके पिता का नाम जो था वो रत्नाकर त्रिपाठी था। है इनका मूल नाम जो है, देखो भूषण जो है ना वो इनकी क्या है, उपाधि है, उपाधि है इनकी भूषण। इनका मूल जो नाम है वो क्या है, घनश्याम है, और भूषण जो है वो इनकी क्या है, उपाधि है। ये जाति से कन्याकुब्ज ब्राह्मण है। वैसे त्रिपाठी लगा हुआ है, कई जो विद्वान हैं इनको तिवारी भी मानते हैं। तिवारी पर अपन उस विवाद में नहीं पढ़ेंगे। अपने आपकी जो पाठ्य पुस्तक में रत्नाकर त्रिपाठी पिता का नाम है, कन्याकुब्ज ब्राह्मण है ये। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इनकी वो क्या है कि ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति काल के तीन प्रकार के कवि माने गए हैं। एक तो रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है। इसके संक्षिप्त में अपन देखें तो रीतिबद्ध कवि मतलब वो कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का, जैसे छंद है, अलंकार है, रस है, अब उनके जितने भी अवयव हैं उन सभी को परिभाषित करने का क्या किया, काम किया। तो लक्षण ग्रंथों का जिन्होंने निर्माण किया उन कवियों को हम बोलते हैं क्या, रीतिबद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो नहीं किया परंतु उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर के काव्य सर्जन किया, तो उसको अपन बोलते हैं क्या है, रीति सिद्ध कवि। और रीति मुक्त मतलब जो इन सब से दूर रहे, रीति की जो परंपराएं हैं उन सबसे क्या रहे, वो दूर रहे, तो उनको अपन बोलते हैं क्या, रीति मुक्त कवि। एक सबसे बड़ी बात जो अलग करती है रीतिकाल से, रीतिकाल के अन्य कवियों से इनको अलग करती है, वो क्या है कि रीतिकाल के जो कवि है ना उनमें श्रृंगारिकता को लेकर के काव्य रचना की है, विलासतापूर्ण काव्य रचना उनकी देखने को मिलती है। नारी सौंदर्य को लेकर के काव्य रचना जो है उनको देखने को मिलती है। अन्य जो कवि है उनमें मतलब श्रृंगारिकता जो है ना वो अधिक विशेषता उनमें देखने को मिलती है। पर इनके जो काव्य है उनमें ओज गुण है। कौन सा गुण है, ओज गुण। क्यों है ओज गुण, क्योंकि इनके काव्य में इनके जो आश्रयदाता थे, एक तो छत्रपति शिवाजी और एक पन्ना नरेश छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और पन्ना नरेश छत्रसाल इनके आश्रय में रहे ये, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी यदि हम गहनता से देखें तो बहुत से ऐसे राजा थे, नरेश थे, जिनके आश्रय में, हिंदू राजा थे जिनके आश्रय में ये रहे, ऐसा हिंदी साहित्य में देखने को मिलता। पर मूल रूप से अपन यही कहें कि इनके एक तो छत्रपति शिवाजी और एक
पंद्रह नरेश छत्रसाल के दरबारी कवि रहे ये, तो उनके वीरत्व को, उनके ओज को, उनके पराक्रम को ही इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। तो उनके पराक्रम को अपने साहित्य का विषय बनाया, इसलिए इनके काव्य में कौन सा गुण देखने को मिलता है? ओज गुण देखने को मिलता है। इनके काव्य में वीर रस है, वीर रस है, ओज गुण है, तीन गुण है काव्य के, ओज, प्रसाद और माधुर्य। प्रसाद गुण कहाँ? जो सहज सरल जो कविताएं होती हैं, मतलब सहजता से जिनका अर्थ जो हृदयगम हो जाता है, पढ़ते ही जो समझ में आती है, सहज सरल शब्दावली जिसमें होती है, उसको हम प्रसाद गुण। माधुर्य गुण जिसमें श्रृंगार रस होता है, या जो कर्णप्रिय रचनाएं होती हैं, या जो मधुर कविताएं होती हैं, बार बार सुनने को मन करता है, जिनको मन आनंदित हो जाता है जिनको पढ़ने से, उनमें माधुर्य गुण। और ओज गुण जिनमें हमारी भुजाएं फड़कने लगती हैं, जो देश प्रेम से संबंधित जो कविताएं होती हैं, ओज गुण मतलब जो कुछ करने के लिए अपन तत्पर होते हैं, उत्साह का हमारे अंदर क्या होता है? संचार होता है। तो ऐसी जो कविताएं होती है ना, उनमें कौन सा माना जाता है? ओज गुण माना जाता है। तो इनकी जो कविताएं हैं, इनका जो साहित्य है कवि भूषण का, वो जो साहित्य है वो किस प्रकार का साहित्य है? ओज गुण से प्रेरित इनका साहित्य है। ठीक है ना, ये सब अपन देखेंगे। वीर रस है इनके काव्य में। एक मुक्तक शैली में रचित है इनका काव्य, मुक्तक शैली में रचित है, और कवित छंद है इनके काव्य में। ये जो अपन जो पढ़ेंगे ना आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो कवित है, तो कवित छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये सब बातें, एक इनकी जो कविताएं हैं उनमें राष्ट्रीयता की जो भावना है ना, वो देखने को मिलती है। राष्ट्रीयता की भावना, एक इनके समकालीन हिंदुस्तान में चारों तरफ देखे तो ज्यादातर क्या था कि मुस्लिम राज्य थे, मुस्लिम राजा था, क्या थे? मुस्लिम राजा थे। तो इनके अंदर क्या था कि हिंदुत्व की भावना थी, और हिंदुत्व को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने अपने काव्य का जो विषय या काव्य के जो नायक बनाए, वो हिंदू राजा बनाए, और उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में क्या किया है? उनके वीरत्व को चित्रित करने का प्रयास किया है। उनको सर्वश्रेष्ठ राजा, या ये कहें कि एक सर्वश्रेष्ठ हिंदू रक्षक के रूप में उनको चित्रित करने का प्रयास किया है। तो राष्ट्रीयता की भावना इनके काव्य में देखने को मिलती है। एक वीरता के जो उद्गार हैं वो इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। हिंदू गौरव को उन्होंने क्या किया है? स्थापित करने का प्रयास किया है अपने काव्य में। हिंदुओं के वर्चस्व को या हिंदुओं के गौरव को बढ़ाने का इनके काव्य में प्रयास हुआ है। देश प्रेम की जो भावना है वो देखने को मिलती है। इनकी जो भाषा है ना, वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। परंतु फिर भी इनके कुछ शब्दावली उर्दू, अरबी, फारसी की भी मिश्रित देखने को मिलती है। ठीक है, ये इस प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं। इनका जो साहित्य देखने को मिलता है वो है एक तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये इनका साहित्य को देखने को मिलता है। भूषण हजारा, ये सब इस प्रकार के काव्य हैं जिनमें उन्होंने लक्षण ग्रंथों का क्या किया है? निर्माण किया है। आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो कविता संकलित किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? शिवा बावनी से लिए गए हैं। उनका संदर्भ ग्रंथ जो है वो क्या है? शिवा बावनी है। तो ये सब अपन ने इनका परिचय देखा संक्षिप्त रूप में भूषण का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले, जैसा कि मैं प्रत्येक अध्याय को शुरू करता हूं, उससे पहले आपको उसका जो संदर्भ, जब आप व्याख्या करोगे उसमें, तो आपको पहले संकेत लिखने हैं, फिर उसका जो संदर्भ होगा वो लिखना है। संदर्भ एक इस प्रकार का अवयव है, अंग है व्याख्या का, कि वो कहाँ से कुछ भी यदि व्याख्या आती है, कैसी भी व्याख्या पूछी जाती है, तो संदर्भ तो आपको वही लिखना है। तो वो तो आप निश्चित रूप से आप नोट कर ही लें, संदर्भ क्या लिखेंगे आप। फिर प्रसंग में जैसी जिस कविता की आप व्याख्या करोगे उसमें कवि क्या बताना चाह रहा है ये प्रसंग में आ जाएगा, फिर उसका सरलार्थ आ जाएगा, और फिर विशेष पर अपनी विशेष नजर रहेगी जिसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें किस प्रकार के छंद, भाषा, अलंकार, वाक्य कुछ भी शेष नहीं रहता। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ जो है वो नोट करें। उपयुक्त पद्यावतरण, उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक सृजना के पद्य भाग में वीर रस के कवित
शीर्षक से उद्धृत किया गया है, शीर्षक से उद्धृत किया गया है, उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि भूषण है, जो उनके अमर काव्य शिवा बावनी से संकलित किया गया है, ये हो गया इसका संदर्भ। इसमें कहीं से भी व्याख्या आती है तो ये तो निश्चित है, ये संदर्भ तो आपको उसमें वो लिखना ही है, कहीं कुछ भी व्याख्या यदि पूछी जाती है तो, ठीक है ना। अब लिखें आप इसके विशेष में सारा सब कुछ आ जाएगा, क्या कुछ उसमें वर्णित किया गया, सारा सब कुछ आ जाएगा। वो विशेष में लिखो, नंबर 1 भाषा भावों के अनुरूप, नंबर 2 लिखें भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम, नंबर 3 लिखें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, अगला लिखें कवित छंद का प्रयोग, मुक्तक शैली का प्रयोग। मुक्तक शैली, 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक तो प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। तो ये जो है आपका, ये मुक्तक काव्य है, मतलब परस्पर एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। और प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस है, वो एक प्रबंध काव्य है, मतलब उसमें एक घटना, एक कहानी चलती है, पर इसमें हर एक कवित जैसे सूरदास के पद हैं वो मुक्तक है, मतलब उनमें दूसरे जो पद है उसमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये मुक्तक शैली में रचित है इनका, ये कविता जो है मुक्तक शैली का प्रयोग। अगला लिखें वीर रस का प्रयोग, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की वीरत्व को यहाँ पर चित्रित किया गया है, तो वीर रस का प्रयोग। ओज गुण का प्रयोग। शैली में प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरसता या चित्रात्मकता, प्रभावोत्पादकता, चित्रात्मकता और सरसता विद्यमान। एक आप कर सकते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। बाकी जो कुछ अलंकार वगैरह या जो कुछ भी विशेष वगैरह अलग से जो आएंगे, जैसे भाव सौंदर्य के विशेष है, तो भाव सौंदर्य के विशेष में आप क्या लिखोगे कि उसमें कवि क्या कहना चाहता है, उस कविता में क्या बताना चाह रहा है। ये 1-2 पॉइंट जो हो भाव सौंदर्य के, ये मैंने जो विशेष बताए हैं ये कला सौंदर्य के विशेष हैं, ठीक है ना। किसके विशेष हैं? कला सौंदर्य के। भाव सौंदर्य के मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, और अलंकार वगैरह जो भी आएंगे वो अपन साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये इनका भूषण का जीवन परिचय, उनका कृतित्व और हिंदी साहित्य में उनका स्थान, इसका जो संदर्भ है, इसके जो विशेष हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या कुछ बताया गया है, छत्रपति शिवाजी के वीरत्व को किस प्रकार चित्रित किया गया है, वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में शिवाजी के बारे में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। अपन पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता देखें उससे पहले जो कविता आज अपन देखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं, जो क्लिष्ट शब्द आए हैं, उनका एक बार आप उनका शब्दार्थ जो है वो एक बार आप नोट कर लें। शब्दार्थ जो है वो नोट कर लें एक बार आप। जैसे साजी, सजाकर, धैर्य धारण करके, सरजा शिवाजी की उपाधि है, जंग युद्ध, भनत कहते हैं, नाद शब्द, विहद भारी घोर, नद विशाल नदी, मद हाथी का मद, जब हाथी जब चलता है तो उससे जो पसीना जो बहता है ना, उसका है कनपटी से जो पसीना बहता है उसको मद बोलते हैं, हाथी का मद। गैब्रेन हाथी, रलत है बहते हैं, एल फैल
सेना के चलने से, एल फैल सेना के चलने से। खैल मैल खलबली या भय, खलक संसार। गैल गैल गली गली। ठैल पैल धक्कू से। शैल पर्वत। उलसत उखड़ते। तारासु तारे के समान। तरनी सूर्य। धूरी धारा उड़ती हुई धूल। जिमी जैसे। धारा धारा थाल थाल। पारावार समुद्र। यूं हलत है, इस प्रकार हिलता है। ये क्लिष्ट शब्द जो अपन आज जिस कविता का सरलार्थ अपन देख रहे हैं, तो इनके ये क्लिष्ट शब्द आप अच्छी तरीके से एक बार लिख लें, ठीक है ना। अब देखें कविता जिसमें मैंने बताया था आपको कि वीर शिवाजी के वीरत्व को इसमें चित्रित किया गया है। जब वीर शिवाजी चतुरंगिणी सेना लेकर के जब चलते हैं, चतुरंगिणी सेना जब लेकर के चलते हैं, तो क्या दृश्य उपस्थित होता है, उस दृश्य को कवि ने चित्रित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो इसमें नाद सौंदर्य और चित्रात्मक जो शैली है वो सब इसमें देखने को मिलती है। देखो क्या कुछ कह रहे हैं कवि। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सुतरणी धूरी धारा में लगत जिमी। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, साहित्यिक प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। और शिवाजी जब चतुरंगिणी सेना लेकर के चलते तो क्या दृश्य उपस्थित होता है, देखने वाले को उनके सेना को चलता हुआ देख करके ही एक भय उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार उनके वीरत्व को चित्रित किया है कवि ने। ध्यान से देखो। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। जब शिवाजी अपने शरीर में उत्साह को धारण करके, उमंग धारी अपने उत्साह को धारण करके जब चतुरंगिणी सेना लेकर के जब वो चलते हैं, शिवाजी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, अपने शरीर में अति उत्साह को धारण करके जब वह चतुरंगिणी सेना लेकर के जब क्या वो चलते हैं। चतुरंगिणी सेना जिसमें चारों प्रकार के सैनिक होते हैं। पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार होते हैं, हाथी होते हैं, रथ होते हैं। तो चतुरंगिणी सेना लेकर के अति उत्साह से भर करके शिवाजी जब चलते हैं तो सरजा शिवाजी जंग जीतने चलत हैं। सरजा शिवाजी, सरजा उनकी उपाधि है। शिवाजी जब जंग जीतने के लिए चतुरंगिणी सेना लेकर के अति उत्साह से भर करके जब वो चलते हैं ना, तो क्या दृश्य उपस्थित होता है, देखने वाले के मन में एक भय उत्पन्न होता है। कैसे, देखो वीर रस है, ओज मतलब भुजाएं फड़कने लगती हैं, उत्साह जोश का संचार होता है। जब हम इस प्रकार की कविताओं को जब पढ़ते हैं तो भूषण भनत नाद विहद नगारन के। भूषण कवि कहते हैं कि जब शिवाजी चतुरंगिणी सेना लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, तो उनकी नगाड़ों की जो ध्वनि है वो चारों तरफ गुंजायमान हो जाती है, नगाड़े बजने लगते हैं। चतुरंगिणी सेना जब आगे बढ़ती है तो नगाड़ों की ध्वनि जो है वो उससे चारों दिशाएं जो हो क्या हो जाती हैं, गुंजायमान हो जाती हैं। नाद विहद नगारन के मतलब नगाड़ों का नाद जो है वो अत्यधिक विहद भारी, उनका भारी जो गर्जना है, घोर जो गर्जना है वो चारों तरफ फैल जाती है। और नदी नद मैद गैबरल के ललत है। नदी नद मद गैबरल के ललत है। मतलब कवि कहते हैं कि जब हाथी आगे बढ़ते हैं तो हाथी जब आगे बढ़ते हैं ना, तो उनके कनपटियों से जो पसीना बहता है, जो मद बहता है, मद हाथी का मद है, गैबरल हाथी जब तेज गति से जब चलते हैं तो उनके कनपटियों से जो पसीना बहता है, तो कवि कहते हैं कि इतना पसीना बह गया है कि नदी नाले जो हो क्या होने लगे हैं, बहने लगे हैं। हाथियों के मद के नदी नाले जो हो क्या होने लगे हैं, बहने लगे हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है ना।
कि हाथियों के मद से नदी नाले जो हो क्या होने लगे हैं, बहने लगे हैं। और एल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, खलक संसार में, जब एल फैल जब शिवाजी की सेना का जब फैलाव होता है या शिवाजी की सेना जब आगे बढ़ती है, शिवाजी की सेना जब क्या होती है, आगे बढ़ती है, तो खेल भैल खलक में गैल गैल, तो संपूर्ण संसार की गली गली में खलबली मच जाती है, भय व्याप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार की गली गली में क्या हो जाती है, खलबली मच जाती है, भय व्याप्त हो जाता है। और कवि कहते हैं कि गजन की ठेल पैल शैल उलसत हैं, शैल पर्वतमालाएं, गजन की ठेल पैल है धक्कों से, हाथियों के धक्कों से पर्वतमालाएं जो हो क्या होने लगती हैं, उखड़ने लगती हैं। इस प्रकार का दृश्य जो वो उपस्थित हो जाता है। हाथी जब टक्कर मारते हैं, हाथी धक्का मारते हैं पर्वतों की, तो पर्वत जो हो वो भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। इस प्रकार का दृश्य वहां पर उपस्थित होता है। गजन की ठैल पैल शैल उलसत हैं, कि हाथियों की टक्कर से पर्वतमालाएं जो हो क्या होने लगती हैं, उखड़ने लगती हैं। तारासु तरणी धूरी धारा में लगत जिमी जू जिमी जैसे आदि संयोजक शब्द आते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार कर सकते हो आप, उदाहरण अलंकार कर सकते हो, ठीक है ना। तो तारासु तरणी धूरी धारा में लगत जिमी, कि जब सेना आगे बढ़ती है, चतुरंगिनी सेना जब आगे बढ़ती है ना, तो आकाश में धूल छा जाती है, और इतनी धूल छा जाती है कि आकाश में देदीप्यमान सूर्य जो है ना, वो भी एक छोटे तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। जब चतुरंगिनी सेना आगे बढ़ती है तो संपूर्ण आकाश में क्या फैल जाती है, धूल फैल जाती है, मिट्टी फैल जाती है, धूल फैल जाती है, और इतनी धूल फैल जाती है, कवि कहते हैं कि देदीप्यमान सूर्य जो है, चमकता हुआ जो सूर्य है, वो भी किसकी भांति दिखाई देता है, एक छोटे तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और कवि कहते हैं कि थारा पर पारा पारावार यूं हालत है, और समुद्र जो है ना, उनकी सेना को आगे बढ़ता हुआ देख करके समुद्र जो है वो भी हिलने लगता है। कैसे हिलने लगता है, कि जैसे थाली में थाल में पारे को लेकर के, उसके ऊपर थाली में क्या रखा हो, पारा रखा हो, और जब हम लेकर के चलते हैं तो थाली जब हिलती है, थाल जब हिलता है, तो पारा भी इधर उधर क्या करने लगता है, हिलने लगता है ना। वैसे ही समुद्र जो हो वो भी क्या हो गया है, हिलने लगा है। किसको देख करके, शिवाजी की सेना को देख करके। तो बहुत ही वीरत्व, वीर रस और ओज गुण का इस काव्य में, इस कविता में संचार प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में शिवाजी के वीरत्व को, उसकी सेना के प्रयाण को, सेना के प्रस्थान को चित्रित करने का इसमें प्रयास किया है। बहुत आसानी से, सहजता से आपके ये शब्दार्थ समझ में आएगा, और एक दो बार आप पुनरावृत्ति करके इसको देख लें। मैं कह रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी इसको भूलोगे ही नहीं, दोबारा कभी आपको इस शब्दार्थ को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज अपन इतना ही देखेंगे, कल पुनः आगे अपन जो कवि दिए गए हैं शिवाजी के वीरत्व को लेकर के, उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस आप लाइक कर रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं वीडियो आपको प्रेषित करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत ही आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।